जय हिंद दोस्तों, संकल्प जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 107 तक को देख लिया था। हमने अनुच्छेद 107 में बताया था कि मान लीजिए कोई विधेयक लाना है तो उस विधेयक को कैसे लाया जाएगा। विधेयक ऐसे थोड़ी ना आ जाता है, पहले प्रस्ताव पेश किया जाता है। यानी कि मतलब कोई विधेयक लाना है हमको तो उसका लिखित जानकारी देंगे तो उसको हम प्रस्ताव बोलते हैं। और प्रस्ताव पर जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में चर्चा हो जाती है तो वो प्रस्ताव विधेयक बन जाता है। और जब लोकसभा राज्यसभा उसे पारित कर दे और राष्ट्रपति उसे साइन कर दे तो वो कानून बन जाता है। यानी कि कोई भी नियम कानून देश में लाना इतना आसान नहीं होता है। इसको हमने अनुच्छेद 107 में बता दिया है। अब आपका आता है अनुच्छेद 108, यानी कि नियम कानून बनाने का काम कौन कर रहा है? लोकसभा और राज्यसभा। अब पता चले लोकसभा राज्यसभा दोनों अपने में लड़ने सब, तो इनकी लड़ाई का कौन सुलझाएगा भैया? तो इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में की गई है। यानी कि इन सबके लड़ाई को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति साहब आएंगे और राष्ट्रपति साहब संयुक्त अधिवेशन यानी कि दोनों को एक पास बुला के और दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित कराएंगे। दोनों के बात सुनेंगे, क्या हुआ है, कुछ हुआ है का, अपने मतलब उन सबों को मध्यस्थता कराएंगे और उन सबको समझाएंगे कि देखो वोटिंग होगा कि अब विधेयक सही है कि गलत है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब इसको याद कैसे रखेंगे भैया? तो देखिए, दो आदमी जब लड़ जाता है तो किसको बुलाते हैं हम लोग? एम्बुलेंस बुलाते हैं। यानी कि दो आदमी में एक्सीडेंट होता है, किसको बुलाएंगे? एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का नंबर कितना होता है? 108। अब इसमें दो आदमी कौन कौन है? तो एगो लोकसभा, एगो राज्यसभा। अब बुलाने का काम कौन करता है? तो कोई अन्य तीसरा व्यक्ति नहीं करता है। अब मान लीजिए दो व्यक्ति में एक्सीडेंट हो रहा है तो तीसरा व्यक्ति नहीं फोन करके एम्बुलेंस को बुलाएगा। तो एम्बुलेंस बुलाने का काम कौन कर रहा है भैया? तो इसमें राष्ट्रपति साहब कर रहे हैं। यानी कि 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। देखिए, जो संयुक्त अधिवेशन है इसको बुलाया क्यों जाता है? तो इसका कारण है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जब विवाद जाए तभी संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यह जो संयुक्त अधिवेशन है एक्चुअली भारतीय संविधान में था ही नहीं, इसको ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। आपको जानकर ताज्जुब होगी कि हम लोग का जो भारतीय संविधान है उसका 90% भाग तो हम लोगों ने विदेश से लाया है, 10% इंडिया के लोगों ने बनाया है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन कहां से लाया गया? ऑस्ट्रेलिया से लाया गया। इसको बुलाने का कारण क्या है भैया? तो लोकसभा राज्यसभा की जब विवाद जाती है तब संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। इसको बुलाते कौन है भैया? तो राष्ट्रपति साहब इसको बुलाते हैं। क्यों? जब लोकसभा राज्यसभा के बीच विवाद हो जाएगा तो मध्यस्थता के लिए कौन बुलाएंगे? तो राष्ट्रपति साहब बुलाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक दिक्कत होता है। अब कहेगा कि मान लीजिए राष्ट्रपति का काम था बुलाना, लेकिन भैया इसका कमांड कौन करेगा? जैसे क्लास कमांड करने के लिए कोई टीचर होता है ना, उसी तरह जैसे मान लीजिए जिला कमांड करने के लिए आपका जिला अधिकारी डीएम साहब होते हैं, उसी तरह इसको संयुक्त अधिवेशन यानी कि जेपीसी को आपको कंट्रोल करने के लिए कौन होगा? तो कहा गया जो लोकसभा का अध्यक्ष होगा ना, यानी कि लोकसभा का स्पीकर, वही इसको कमांड करेगा। यानी कि उन्हीं के देख रेख में यह सब कार्रवाई चलेगी। ये तो आप जान गए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है। अब देखिए, कुछ ऐसे कंडीशन है जिनमें संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता है। उससे पहले आप समझते हैं कि संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, इसको बुलाया कैसे जाता है। देखिए, मान लीजिए यह रहा आपका लोकसभा और यह रहा आपका राज्यसभा, इन दोनों ने अपने बीच विवाद कर लिया। लोकसभा का रहा नहीं विधेयक सही है, राज्यसभा का रहा विधेयक गलत है, लड़ाई कर लिए सब। कौन सुलझाएगा? राष्ट्रपति साहब सुलझाएंगे। लेकिन क्या सुलझाएंगे? लोकसभा में जाके मान जाओ मिश्रा जी, शुक्ला जी, नहीं, क्या करते हैं ना, इन दोनों को एक पास बुला लेते हैं। अब लोकसभा में बैठा पाएंगे भैया? कुर्सी इसमें फिक्स होता है, इसमें 545 कुर्सी, इसमें 245। बुलाएंगे कहां पर? चौराहा बुला के इन सबको समझौता कराएंगे? नहीं। इनके लिए क्या किया गया ना, जब संसद भवन बन रहा था तो संसद भवन के बीच में एक सेंट्रल हॉल को बना दिया गया। इस सेंट्रल हॉल में 1000 लोग के बैठने की कैपेसिटी होती है, यानी कि 1000 लोग इसमें बैठ सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब क्या कहते हैं? कहते हैं लोकसभा से लोकसभा तू ना सुबह 9 बजे सेंट्रल हॉल में चले आना, और इससे भी कहेंगे तुम भी सेंट्रल हॉल में चले आना। यानी कि सेंट्रल हॉल में बुला लेंगे और राष्ट्रपति साहब का काम खत्म। अब कमांड कौन करेगा? तो जो लोकसभा का स्पीकर होता है वही इसको कमांड करेगा। जो आपके विदेशी प्रधानमंत्री आते हैं ना, उस सेंट्रल हॉल में बैठकर भाषण छोड़ देते हैं। कहां बैठाएंगे उन लोग को? आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो हमारा संविधान लिखा गया उस सेंट्रल हॉल में बैठकर लिखा गया। क्यों? क्योंकि बैठने का कैपेसिटी भैया 1000 है। इसीलिए जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है वह सेंट्रल हॉल में ही बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें काफी पर्याप्त जगह है। अब आप ही सोचिए ना, 545 को इसमें जगह एकदम फिक्स है, 545। अभी 245 को कहां घुसा पाएंगे? हो पाएगा? इसीलिए सेंट्रल हॉल में बुलाने का काम किया जाता है। अब देखिए, यह तो आपका सेंट्रल हॉल बुलाया जाता है। अब संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाता है? किन किन कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है? तो हमने क्या लिखा? संयुक्त अधिवेशन बुलाया क्यों जाते हैं, यानी कि किन किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। तो इसमें पहला आपका है
कि मान लीजिए एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन पारित न करे। अब मान लीजिए आप, यह रहा आपका लोकसभा और यह रहा आपका राज्यसभा। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक निकल गया और उस विधेयक पर लोकसभा ने कहा कि नहीं विधेयक सही है और उसे राज्यसभा में भेज दिया। आई छोटा राज्यसभा बदमाशी बतियाने लगा, कहा कि रे छोटा गलत विधेयक लाते हो, दोनों के बीच विवाद हो जाए। तब क्या किया जाएगा, संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाएगा। यानी कि पहला कंडीशन क्या है, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन पारित करने से मना कर दे। दूसरा कंडीशन क्या है भैया, एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन 6 महीने से ज्यादा तक रोक ले। नियम क्या कहता है कि कोई भी सदन एक विधेयक को अधिकतम 6 महीने तक रख सकता है, 6 महीना से एक दिन बेसी नहीं रख सकता है। अब पता चल रहा है कि लोकसभा ने कोई विधेयक बना दिया और उस विधेयक को राज्यसभा में भेज दिया। आई छोटा राज्यसभा क्या कर रहा है, हम 6 महीना से बेसी रखेंगे, गड़बड़ जाएगा। अब मांग रहे हैं सब विधेयक तो दे ही नहीं रहा है, अब क्या करेंगे सब। तो कहा गया है कि इन परिस्थितियों में भी आप संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं। यानी कि 2 कंडीशन हो गया। तीसरा जो कंडीशन है आपका यह है कि एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। यानी कि मान लीजिए राज्यसभा चाहे लोकसभा, मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा को सुझाव दे रहा है या राज्यसभा लोकसभा को सुझाव दे रहा है, आई मानने के लिए तैयार नहीं है, कौन तैयार नहीं है सब। तब क्या किया जाएगा, इन परिस्थितियों में भी संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। यह तो आपका था कारण, यानी कि किन किन परिस्थितियों में संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है। अब देखिए संयुक्त अधिवेशन को बुला लिए हम लोग। अब देखिए अब दिक्कत हो गया इसमें। दिक्कत किस बात की थी आप ही सोचिए ना। मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसमें लोकसभा भी जाता है और राज्यसभा भी जाता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किनका बहुमत ज्यादा होता है, किनका मत ज्यादा है। जाहिर सी बात है भैया, ये लोकसभा वाला 545 है, इनका मेजोरिटी है, ये ज्यादा है, ये क्यों का बिल पास करा लेंगे सब। जहां मेजोरिटी रहती है बात उन्हीं की सुनी जाती है। आप लोग देखे भी होंगे, जिसकी संख्या ज्यादा उसी की आपका बोलबाला रहती है। समझ गए ना हम। अब देखिए मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन को बुला लिया गया, यानी कि लोकसभा से 545 लोग आए और राज्यसभा से 245, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होगा भैया, तो 790 हो गया वोट। अब देखिए मान लीजिए संयुक्त अधिवेशन को बुला लिया गया, किसी विधेयक पर विवाद हो गया, बुला लिया गया। अब पता चल रहा है कि मान लीजिए टोटल मत कितना है भैया, तो 790 मत हो गया। अब कोई भी विधेयक पारित कराने के लिए उसका 50% चाहिए कि नहीं, यानी कि 50% लोगों ने कह दिया नहीं विधेयक सही है, पारित हो जाएगा। चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो, चाहे वो संयुक्त अधिवेशन में हो, पारित हो जाएगा। यानी कि इसका औसत मत, यानी कि इसका जब 50% आप निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा भैया, यानी कि 395 वोट हो जाएगा। अब आप वही सोचिए ना, का लोकसभा के पास जिसके पास सरकार होता है, जिसका सरकार होता है लोकसभा में, उसके पास कितना सीट होता है, 273, एकदम आराम से भैया। यानी कि जिसके पास सरकार रहेगा उसके पास 273, बीजेपी के पास अभी 304 सीट है, देखिए पूर्ण बहुमत है। यानी कि अब आप ही सोचिए ना, 273 तो पहले से रहेगा, है कि 395 लाने में कितना देरी होगा, यानी कि आपका 50-60 गो खरीद लेगा, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा आपका आराम से 100 गो और खरीद ले रहा हूं तो हो जाएगा। लेकिन देखिए लोकसभा क्या करेगा, मंडोली करके अपना 395 बना लेगा, लेकिन राज्यसभा एड़ी से चोटी लगा ले, क्या 395 बना पाएगा, कब्बो नहीं बना पाएगा। इसीलिए आपका संयुक्त अधिवेशन में भी लोकसभा का बोलबाला होता है। काहे भैया, जनसंख्या ढेर है ऊपर। अब सोचो ना, आप ही सोचिए कि लोकसभा के अकेले मत 545 है और विधेयक को पारित कराने के लिए कितना चाहिए, 395। ले भैया आराम से पारित करा लेंगे सब। अब मान लीजिए लोकसभा ने क्या किया, 395 बना लिया, आपका एकदम आराम से बना लेगा, लेकिन राज्यसभा नहीं बना पा रहा है। बाई चांस राज्यसभा एड़ी से चोटी लगा लिया और 395 ये भी ला दिया। अब मैच टाई हो गया। मैच टाई हुआ कि नहीं, ना राज्यसभा का होगा ना लोकसभा का होगा। अब आप सोचिए, देखिए हमने आपसे पहले कहा है कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर। बाई चांस अगर मान लीजिए कि लोकसभा के पास भी 395 हो जाए और राज्यसभा ने एड़ी से चोटी लगा के इसके पास भी 395 हो जाए वोट, अब भैया मैच एकदम हो गया टाई। अब क्या होगा, तो देखिए एकदम बराबर हो गया। देखिए मेनली हम लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है यही संयुक्त अधिवेशन को कमांड करता है, ये अपना वोट किसी को नहीं देता है। इसका जो ये ऊंट देवा नहीं करता है, कभी कभी ऊंट देता है। और ऊंट कब देता है, जब लोकसभा राज्यसभा के बीच दोनों का मत एकदम बराबर हो जाए। अब देखिए ये किसका है, लोकसभा का अध्यक्ष है ना, हमेशा लोकसभा के पक्ष में ही वोट देगा। यानी कि वोट बराबर हो जाने पर भी लोकसभा में जाकर वोट दे देगा और लोकसभा अपना विधेयक पारित करा लेगा। यानी कि बोलबाला किसका है, तो संयुक्त अधिवेशन का ही है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने कहा कि भैया ये तो लोकसभा बड़ी पावर में है, जनसंख्या ढेर है, तो सब मामला पे आप संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं ये तो गड़बड़ जाएगा। तो उन्होंने दिमाग लगाया, कहा कि रे सुनो
सब मुद्दा पर संयुक्त अधिवेशन का मत बुलाओ, कुछ ऐसा ऐसा टिपिकल मुद्दा छाड़ दो ना जिस पर संयुक्त अधिवेशन अइबे मत करे। यानी कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आ सकते हैं। तो देखिए कहा गया है कि किन किन मुद्दों पर आप जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को नहीं बुला सकते हैं। तो 3 ठो मुद्दा पर, पहला धन विधेयक, आप धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं। धन विधेयक यदि आपको लाना है तो पहले वो लोकसभा में जाएगा फिर राज्यसभा में जाएगा। ये नहीं कि आप संयुक्त अधिवेशन को बुला लीजिए और कैसे धन विधेयक पारित करा लीजिए। क्या है भैया, सरकार लोकसभा का रहता है, आप देखो कि लोकसभा का बहुमत है, यहाँ पर लोकसभा क्यों ना पास करा लेगा, लेकिन राज्यसभा पास करा पाएगा, नहीं पास करा पाएगा। इसीलिए क्या कहा गया है, आप धन विधेयक के मामला में आप जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। दूसरा आपका होता है संविधान संशोधन। अब ये संविधान संशोधन क्या होता है भैया, मान लीजिए कुछ संविधान में परिवर्तन करना है, जैसे मान लीजिए इसमें लोकसभा में बहुमत है, प्रधानमंत्री यहीं से बन गए। अब प्रधानमंत्री के दिमाग खटक गया, कहा कि रे चुट्टा कहेंगे 5 साल हमारा आयु है, 5 साल हम कुर्सी बैठ रहते हैं ना, क्या किया जाए ना, संशोधन किया जाए, संविधान संशोधन, और उसमें लिख दिया जाए ना कि आज के बाद जो प्रधानमंत्री बनेगा वो 30 साल तक रहेगा। ले भैया 30 साल वेट करो, अब 30 साल तक गड़बड़ा जाएगा। अब विपक्ष वाला हल्ला करेगा, राज्यसभा वाला काहे कहे चुट्टा संयुक्त अधिवेशन बुला रहे हैं। तो संविधान निर्माताओं ने कहा कि गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए संविधान संशोधन के विषय में भी आप संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। गड़बड़ हो जाता है कि नहीं हो जाता, इसीलिए कहा गया कि आप संविधान संशोधन करना है तो अलग अलग होगा। पहले आप लोकसभा में ले जाइए, फिर राज्यसभा में ले जाइए, फिर राष्ट्रपति साहब के पास जाइए, यानी कि अलग अलग आपको पारित कराना पड़ेगा। तीसरा आपका आता है महाभियोग, यानी कि किसी भी व्यक्ति पर महाभियोग लाना है, जैसे राष्ट्रपति साहब के पास महाभियोग लाना है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज, किसी पर भी देखिए महाभियोग शब्द जो होता है राष्ट्रपति साहब के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो स्पेशल होते हैं, अन्य सभी के लिए संसद की कार्रवाई प्रयोग की जाती है। इसको हमने चर्चा कर ही दिया है। यानी कि किसी पर भी महाभियोग लगाना है तो उस महाभियोग के लिए आप जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी को नहीं बुला सकते हैं। यानी कि महाभियोग लगाना है तो वो अलग अलग सदन से पारित होगा, पहले लोकसभा से पारित होगा, फिर राज्यसभा से पारित होगा, फिर उसको राष्ट्रपति साहब कहेंगे कि नहीं जज साहब ठीक नहीं है, इनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए। यानी कि 3 ऐसे कंडीशन है जिस पर संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता है। एक और कंडीशन था महिला अधिनियम। अब देखिए अब आपका आता है, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा चुका है, यानी कि 3 बार संयुक्त अधिवेशन को अभी तक बुलाया जा चुका है। वो कौन कौन था, एक्चुअली वो 4 बार बुलाया गया था लेकिन एक ठो फेल हो गया, महिला अधिनियम, उसको खत्म किया गया। तो 3 ठो आप पढ़ लीजिए कौन कौन था भैया। तो दहेज अधिनियम 1961 में बुलाया गया। दहेज संबंधी मतलब देखिए दहेज लेना गलत बात है, जो दहेज मांगे उसे बेटी नहीं, उसे क्या दो, भीख दो तुम। क्या किया गया है, दहेज अधिनियम। लेकिन कोई मानता है भैया, एकदम खुला दहेज मांगता है, मेरा बेटा इंजीनियर है, उसको 7 लाख रुपया चाहिए और एक 4 व्हीलर चाहिए, मांगता है कि नहीं मांगता है, यह एकदम गलत है। तो दहेज अधिनियम लाया गया 1961 में। दूसरा जो अधिनियम लाया गया बैंक सुधार अधिनियम, यह लाया गया 1978 में। और तीसरा आपका आता है पोटा यानी कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। इसके बारे में हमने डिटेल में एकदम चर्चा कर दिया, ये कब लाया गया, क्यों लाया गया। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसे 2002 में लाया गया। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि इन तीनों अधिनियम में कौन सा वह एकमात्र व्यक्ति था जो तीनों अधिनियम में भाग लिया था। तो हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था। इन तीनों अधिनियम में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाग लिया था। यह था आपका अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की गई है। आप किन किन मुद्दों पर संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते हैं। तो कौन कौन मुद्दा है भैया, धन विधेयक पर नहीं बुला सकते, संविधान संशोधन पर नहीं बुला सकते, महाभियोग पर आप संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है, तो एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन पारित करने से मना कर दे, या कोनो विधेयक को 6 महीना से बेसी रख ले, या मान लीजिए एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे, तब उसे बुलाया जाता है। इस सबको आप समझ गए। अब आपका आता है विधेयक के प्रकार, यानी कि विधेयक कितने प्रकार के होते हैं उसको हम समझते हैं। तो देखिए जो मेनली जो विधेयक होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। देखिए हम लोग अनुच्छेद 108 में क्या पढ़ा भैया, जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी कब बुलाया जाता है, क्यों बुलाया जाता है, कौन बुलाता है और उसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी चर्चा अनुच्छेद 108 में कर दिया गया। अब विधेयक के प्रकार देखें हम लोग, यानी कि जो विधेयक होते हैं 4 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा, तो संविधान संशोधन विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में एकदम डिटेल में किया गया, लेकिन हम यहाँ पर भी चर्चा इसका करेंगे। अगला जो आपका विधेयक आता है साधारण विधेयक, इसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में किया गया है। तीसरा जो विधेयक है आपका धन विधेयक, इसकी चर्चा 110 में किया गया। और चौथा आपका आता है वित्त विधेयक, यानी कि तो आप 4 इंपॉर्टेंट विधेयक थे, लेकिन इसके अलावा 2 विधेयक आता है। कौन कौन सा विधेयक, तो एक आता है सरकारी विधेयक और एक आता है गैर सरकारी विधेयक। अब आप कहेंगे ई का बतिया दिए सरकारी और गैर सरकारी, तो देखिए इसके बारे में आप परिचित भी है कि सरकारी किसे कहते हैं और गैर सरकारी सदस्य किसे कहते हैं। देखिए यह रहा आपका संसद,
संसद के दो कमरे होते हैं, एक आपका होता है लोकसभा और दूसरा आपका होता है राज्यसभा। इसमें सभी मंत्री नहीं होते, ये बात आप भी जानते हैं। कहा गया है कि लोकसभा मात्र 15, लोकसभा के 15% क्या होंगे, मंत्री होंगे, यानी कि इसमें 20 गो मंत्री रहेंगे और इसमें 5 मंत्री रहते हैं। बाकी सभी तो सदस्य रहते हैं, बाकी सभी तो मेंबर होते हैं इसमें का। 5, इसमें ज्यादा मंत्री नहीं होते, इसमें 20 मंत्री, इसमें 5 गो मंत्री। तो जो मंत्री होते हैं ना, उन्हें आपका जो मंत्री होते हैं उन्हें सरकारी सदस्य कहा जाता है, जबकि जो मंत्री नहीं होते हैं उसमें का सदस्य होते हैं उन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। तो हमने आपसे कहा गया भैया, यानी कि सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। यदि इसमें कोनो मंत्री या कोनो विधेयक लाता है तो उसे हम सरकारी विधेयक कहते हैं, और अन्य सदस्य यदि विधेयक लाते हैं तो उसे हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। आप समझ गए ना। इसमें का जो मंत्री होते हैं वह अगर विधेयक को ला दिए वह आपका सरकारी विधेयक हो जाएगा, जबकि इसमें का सदस्य मंत्री को छोड़कर अन्य सदस्य विधेयक लाता है वो आपका गैर सरकारी विधेयक होता है। यानी कि आपने 6 प्रकार के विधेयक को देख लिया। आइए इसके बारे में हम एक एक करके इसकी चर्चा करते हैं। पहला आपका आता है संविधान संशोधन विधेयक, यानी कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, यानी कि अनुच्छेद 1 से लेकर और अनुच्छेद 395 के बीच किसी प्रकार की कोई भी परिवर्तन करना है, उसके लिए हम कौन सा विधेयक लाएंगे, संविधान संशोधन विधेयक। देखिए इसकी जो चर्चा की गई वो अनुच्छेद 368 में एकदम डिटेल में किया गया है, लेकिन हम हल्का फुल्का यहाँ पर आपसे परिचित करा देते हैं। 368 आएगा तब हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अब बताइए ना, यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो इसको कंपेरिजन कैसे कर पाएंगे। अनुच्छेद 107 आप पढ़िए लिए, समझ रहे हैं ना, तो पढ़ना जरूरी है, हल्का फुल्का समझ लेते हैं इसको। तो देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 368 में किया गया, यानी कि संविधान संशोधन विधेयक। कुछ भी संविधान में परिवर्तन करना है तो इसलिए कौन सा विधेयक आएगा भैया, तो संविधान संशोधन विधेयक आता है। आपका अगला जो आता है आपका साधारण विधेयक। मान लीजिए अब ये साधारण विधेयक क्या करना है, किसी के सैलरी में कुछ परिवर्तन करना है, राष्ट्रपति का महाभियोग में कुछ परिवर्तन करना है, मतलब अन्य बहुत सिंपल बात जो परिवर्तन करना है उसके लिए कौन सा विधेयक लाएंगे भैया, हम साधारण विधेयक लाएंगे। इसकी चर्चा अनुच्छेद 107 में की गई है। चलिए इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं और देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए कहा गया है कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है यह किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। अब किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है भैया, दोनों सदन बन जाएगा। मान लीजिए लोकसभा ने संविधान संशोधन विधेयक को प्रारंभ कर दिया तो लोकसभा पारित करके कहां भेजेगा, राज्यसभा के पास भेजेगा। यानी कि कोई भी भैया प्रारंभ करता है वो तो दूसरे सदन में भेजना ही पड़ेगा, चाहे राज्यसभा प्रारंभ करेगा चाहे लोकसभा, दूसरे सदन में उसे भेजना एकदम अनिवार्य है। एक सदन से थोड़ी ना होता है, दोनों सदन में जाना पड़ता है उसे। तो कहा गया है कि जो संविधान संशोधन विधेयक है यह किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, लेकिन आपका साधारण विधेयक भी किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है। कहा गया है कि संविधान संशोधन विधेयक पर आप संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते। अब क्यों नहीं बुला सकते, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, क्यों, क्योंकि भैया लोकसभा की बहुमत होती है, सरकार लोकसभा से बनती है, पूर्ण बहुमत रहेगा। ये कहेगा संविधान संशोधन में कुछ उटपटांग परिवर्तन कर देगा, आज के बाद प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होगा वो 30 वर्ष का होगा, ले भैया गड़बड़ हो गया, पारित भी करा लेगा आपका संयुक्त अधिवेशन बुला के। इसीलिए कहा गया है कि संविधान संशोधन के मामले में आप संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते हैं, लेकिन आप साधारण विधेयक में संयुक्त अधिवेशन को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप बुला सकते हैं। इसमें कहा गया है कि देखिए यह जो होता है ना, वह राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति, मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है संविधान संशोधन विधेयक, अब भैया लोकसभा ने पारित कर दिया, राज्यसभा ने पारित कर दिया, क्या है कानून बनता है, चाहे वो विधेयक पारित मतलब कानून बन पाएगा नहीं जब तक राष्ट्रपति उसे हस्ताक्षर नहीं करेंगे। वो विधेयक राष्ट्रपति साहब के पास जाएगा तो राष्ट्रपति साहब उसे दोबारा लौटा देंगे। लेकिन यदि उसी विधेयक को फिर दोबारा लोकसभा ने वापस राष्ट्रपति साहब का भेज दिया तो राष्ट्रपति साहब के पास यह कर्तव्य बनता है कि उसे दोबारा पास करा दे, नहीं तो खुद हट जाएंगे, लोकसभा उन्हें महाभियोग लगा के हटा देगा, समझ रहे हैं ना। यानी कि राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, तो राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। देखिए और जो साधारण विधेयक है इसी पर राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि यह था आपका संविधान संशोधन विधेयक और यह था आपका साधारण विधेयक, इन दोनों का आपने समझ लिया। अगला आपका आता है धन विधेयक और वित्त विधेयक। देखिए यह जो धन विधेयक है इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में। देखिए धन विधेयक के लिए कौन कौन सा प्रावधान है, इसके लिए आपका आता है अनुच्छेद 109। लेकिन धन विधेयक की परिभाषा क्या है, किसे धन विधेयक कहते हैं, इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। तो इसको पढ़ना हम चालू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धन विधेयक के लिए कौन कौन से प्रावधान है इसकी चर्चा किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 110 में की गई है। यानी कि अनुच्छेद 108 को हमने कंटिन्यू पढ़ लिया, अब आता है अनुच्छेद 109। क्या कहा गया है कि धन विधेयक के लिए विशेष प्रकार के प्रावधान, यानी कि धन विधेयक के लिए कौन कौन से प्रावधान होंगे। देखिए मान लीजिए कोई विधेयक आता है, तो कौन सा विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, चाहे साधारण विधेयक है, कि धन विधेयक है, कि वित्त विधेयक है, बताएगा कौन,
तो बताने काम करता है भैया। तो लोकसभा के जो स्पीकर चुपचाप बैठे रहते हैं ना, वे पढ़ते हैं यह विधेयक है कि धन विधेयक है कि कौन सा विधेयक है। अभी हम इससे जस्ट बात बताएंगे कि यदि आपको कोई विधेयक दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, आप इसे कैसे बता पाएंगे? आप भी जान जाएंगे कि विधेयक कैसे बताते हैं, धन विधेयक। यानी कि कोई विधेयक कौन सा विधेयक है उसका निर्णय कौन करता है भैया? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। कहा गया है कि धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है, ए राष्ट्रपति साहब हम धन विधेयक को लाने वाले हैं। यानी कि यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आते हैं। अब देखिए, इसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। इसे पहले कहां लाया जाएगा? तो लोकसभा में लाया जाएगा। और कहा गया है कि मान लीजिए लोकसभा ने धन विधेयक को ला दिया, धन विधेयक को ला दिया, अब मान लीजिए उसे राज्यसभा में भेज रही है, तो नियम क्या कहता है कि कोई भी सदन अपना, मान लीजिए कोई भी सदन विधेयक को 6 महीना तक रोक सकती है। तो पता ये चला कि राज्यसभा ने 6 महीना तक लटका दिया धन विधेयक को, और तत्काल देश में पैसे की जरूरत है, तब क्या होगा भैया? आज जो काम है वो 6 महीना बाद होगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जो आपका राज्यसभा है वो धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा तक नहीं रोक सकती। यानी कि जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को 14 दिन से ज्यादा तक नहीं रोक सकती। और जो धन विधेयक होता है इस पर ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी यानी कि संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुलाया जाता है। यह होता है आपका धन विधेयक, इसको आप ध्यान से समझिएगा। यानी कि धन विधेयक के लिए कौन कौन से प्रावधान है भैया? कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसकी चर्चा कौन करता है? तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। यह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया जाता है, इसलिए राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। फिर आपका आएगा, यह सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राज्यसभा इसे 14 दिन से ज्यादा तक नहीं रोक सकती। यह होता है आपका धन विधेयक। अब देखिए धन विधेयक में कौन कौन सा प्रावधान है, इसकी चर्चा तो अनुच्छेद 109 में कर दिया गया है। अब धन विधेयक कहेंगे किसको? आखिर इसको तो बताना पड़ेगा ना, धन विधेयक आखिर कहते किसको है, परिभाषा क्या होगा इसका? मान लीजिए कोई विधेयक दे दिया जा रहा है, वो धन विधेयक है कि कौन सा विधेयक है, इसका आप कैसे बता पाएंगे उसको? तो देखिए इसकी चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। यानी कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं, इसकी परिभाषा किस में दिया गया? अनुच्छेद 110 में दिया गया है। सबसे पहले मान लीजिए कोई विधेयक आता है ना, उसकी लिखित जानकारी दी जाती है, वो प्रस्ताव बन जाता है। प्रस्ताव पर अब क्या किया जाएगा? प्रस्ताव का कॉपी करा के जितना लोकसभा राज्यसभा में लोग बैठ रहे हैं उनको दे दिया जाएगा, वो लोग पढ़ेंगे लोग पर्चा को। तो कैसे पता चलेगा भैया धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है? इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 110 में किया गया है। कहा गया है मान लीजिए कोई विधेयक आता है, अब बताना है वो धन विधेयक है या नहीं। यदि उस विधेयक में टैक्स को बढ़ाने की चर्चा हो या टैक्स घटाने की चर्चा हो या टैक्स को खत्म करने की चर्चा हो, तो आप समझ जाइए कि यह विधेयक धन विधेयक। आंख बंद कर कहिए यह विधेयक कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। यानी कि कौन कौन सा भैया? यदि उस विधेयक में टैक्स बढ़ाने की बात कर रही हो, आप देखे होंगे इनकम टैक्स कभी बढ़ता है कभी घटता है। पहले क्या था भैया? 2 लाख से ज्यादा जो कमाएगा वो टैक्स देगा, 2 लाख वाले कम देंगे। और अब नियम क्या कहता है? आप 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स मत दीजिए, 5 लाख से अधिक कमाएंगे आप टैक्स देंगे। यानी कि बढ़ता घटता रहेगा। यानी कि जिस विधेयक में टैक्स बढ़ाने की बात हो या टैक्स को घटाने की बात हो, ऐसा भी हो सकता है कि टैक्स को खत्म ही कर दिया जाए, वह विधेयक कौन सा विधेयक होगा भैया? तो वह विधेयक आपका धन विधेयक होगा। या सरकार का ऋण या कर्ज की बात हो, मान लीजिए सरकार कोई भी काम करने के लिए विदेश से आपका पैसा लेती है, कर्ज लेती है, तो ऐसा बात नहीं ना है मोदी जी मुंह उठा चल जाएंगे हमको कर्ज चाहिए, पहले पास कराना पड़ता है विधेयक। तो सरकार का ऋण या कर्ज, यानी कि मान लीजिए सरकार किसी देश से कर्ज ले रही है, तो उसमें लिखा रहेगा ट्रंप भाई हमको 1 लाख करोड़ दीजिए, चाहे जो बाइडेन हमको पैसा दीजिए, तो आप तुरंत क्या समझ जाएंगे यह विधेयक कौन सा विधेयक है? धन विधेयक है। अगला आपका आता है संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ परिवर्तन करना हो, वह विधेयक कौन सा विधेयक हो जाएगा? धन विधेयक। अब आप संचित निधि और आकस्मिक निधि मतलब नहीं समझ पाए। देखिए मान लीजिए हम अपना पैसा अकाउंट में डालते हैं, तो भैया वो बैंक के पास रहता है, लेकिन आप वही सोचिए ना, हम लोग जो टैक्सवा देते हैं वो पैसा कहाँ जाता है? सब सामान पर 18% जीएसटी, वो पैसा कहाँ जाता है? तो सरकार के पास भी एक बहुत बड़ा का अकाउंट है, उसको हम संचित निधि के नाम से जानते हैं। सरकार का जितना पैसा होता है ना, यह संचित निधि में जमा होता है, जितना टैक्स जाता है ना इस संचित निधि में जमा होता है। यानी कि सरकार का पैसा संचित निधि में जमा होता है। अभी आकस्मिक निधि क्या होता है? यानी कि इमरजेंसी फंड के लिए भी इनके पास खाता होता है। जैसे आप ही सोचिए ना, हम लोग क्या करते हैं, पर्स में गड्डी पैसा रखते हैं, वो हम लोग का संचित निधि होता है, लेकिन हम लोग के पास इमरजेंसी निधि भी होता है, यानी कि आकस्मिक निधि। मोबाइल के पीछे क्या करते हैं हम लोग? पैसा रख लेते हैं लोग, वो हम लोग का इमरजेंसी होता है, यानी कि आकस्मिक निधि होता है। कभी कभी क्या होता है ना, पर्सवा घर छूट जाता है, लेकिन क्या मोबाइल कभी घर छूटेगा? कबो नहीं छूटता है।
मान लीजिए पर्स घरे छूट गया, मोबाइल छूटा नहीं, मोबाइल रखे हैं और जाके ठेला पर फुचका उसका खा लिए, पैसा कौन चीज देंगे, पर्स घरे छूटा है, तुरंत आदमी कहा अरे चोट्टा कौन टेंशन है, मोबाइल निकालेगा, कवर निकालेगा, तुरंत पैसा उसको क्या कीजिए, थमा दीजिए। यह होता है आकस्मिक निधि। सरकार के पास भी ऐसे फंड होते हैं, यानी कि आकस्मिक निधि होते हैं। मान लीजिए संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ परिवर्तन करना है, यदि उसकी चर्चा की गई है, वह विधेयक कौन सा विधेयक हो जाएगा, तो धन विधेयक हो जाएगा। यानी कि तीन चीजें आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे यह विधेयक कौन सा विधेयक है, धन विधेयक है या नहीं। पहला, टैक्स बढ़ाने की बात चल रही हो या घटाने की, या टैक्स को खत्म करने की बात चल रही है, वह विधेयक आपका धन विधेयक होगा। दूसरा, सरकार किसी से कर्ज ले रही है या लिया हुआ कर्ज वापस लौटा रही है, इसकी चर्चा किसमें किया गया भैया, तो आपका धन विधेयक हो जाएगा। फिर संचित निधि या आकस्मिक निधि में कुछ परिवर्तन करना है, यह विधेयक कौन सा विधेयक हो जाएगा, धन विधेयक हो जाएगा। यानी कि पैसा से लेन देन संबंधित विधेयक धन विधेयक होता है। लेकिन एक बार क्वेश्चन फंसा दिया था, अब समझिए ना, क्वेश्चन में दिया था, जो क्वेश्चन दिया था वो पैसा से रिलेटेड था, लेकिन भैया पूछ दिया था कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा था, विधेयक धन विधेयक है या नहीं, दिया था उसमें ऑप्शन जुर्माना, लाइसेंस, स्थानीय टैक्स। अब सोचिए इन तीनों का कनेक्शन किससे, पैसे से ना है। अब आप मार देंगे धन विधेयक, ये धन विधेयक है ही नहीं। समझिए कैसे, जुर्माना क्या होता है भैया, आप पकड़ा गए, लाइसेंस नहीं है, चालान कट गया, वो पैसा सरकार के पास ले जाते हैं, लेकिन ये धन विधेयक नहीं है। लाइसेंस, आप लाइसेंस बनवाते हैं किसी भी चीज का, चाहे वो शराब बेचने का लाइसेंस हो, चाहे गाड़ी चलाने का लाइसेंस हो, किसी भी चीज का लाइसेंस सरकार पैसा लेती है, लेकिन वो भी धन विधेयक में नहीं आता है। स्थानीय टैक्स, आप जहां पर रहते हैं नगर पालिका आपसे पैसा लेती है, पर डे का आपसे पैसा लेती है, आप ठेला लगाते हैं उसका पैसा लेती है, लेकिन यह विधेयक जो होता है वो धन विधेयक नहीं होता है। इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यानी कि हम लोगों ने धन विधेयक को देख लिया। अगला आपका आता है वित्त विधेयक। देखिए धन विधेयक में किसकी चर्चा की गई थी, धन निकालने की चर्चा, और वित्त विधेयक में वो धन के कहां खर्च हुआ है, यानी कि व्यय की चर्चा की किसमें किया जाए, वित्त विधेयक में। यानी कि इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 117 में की गई है। इसमें क्या क्या दिखाया जाता है भैया, वित्त विधेयक में विकासात्मक व्यय, यानी कि धन विधेयक में धन जो निकाल लिए हैं, और वित्त विधेयक में क्या दिखाएंगे, कहां खर्च हुआ है। सिंपल सा अंतर भैया, आप सिंपल समझिए ना, वह धन विधेयक में निकाला गया धन की चर्चा होती है, जबकि वित्त विधेयक में वो जो निकला है धन वो कहां खर्च हुआ है, इसकी चर्चा वित्त विधेयक में की जाती है। अब देखिए हमने आपसे पहले ही कहा था कि जो वित्त विधेयक होता है वो दो टाइप का होता है, टाइप ए और टाइप बी, यानी कि दो टाइप का होता है, एक और दो। इसको हम समझते हैं कंपेयर करके। कहा है देखिए जो टाइप ए है इसकी चर्चा जो किया गया वो अनुच्छेद 117 के फर्स्ट में किया गया, और टाइप 2 की चर्चा अनुच्छेद 117 के सेकंड में किया गया। कहा गया है कि वित्त विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति, यानी कि राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है, और इसमें भैया राष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है। इसको लाने के लिए लोकसभा से प्रारंभ होगा, यानी कि फिक्स है लोकसभा से होगा तो होगा। यानी कि मान लीजिए या आपका मान लीजिए टाइप ए, यानी कि वित्त विधेयक का टाइप ए हमको लाना है, तो कहां से चालू होगा भैया, तो यह संसद रहा, यह संसद के लोकसभा से ही चालू होगा। लेकिन यदि संसद के लोकसभा ने चालू कर दिया और पारित कर दिया, ये नहीं ना पारित करके राष्ट्रपति साहब को भेजेगा, भैया पारित करके दोनों सदन में पारित कराना पड़ेगा, तो लोकसभा पारित करके इसे राज्यसभा में अवश्य भेजेगी। लेकिन प्रारंभ कहां से होगा भैया, तो लोकसभा से ही प्रारंभ किया जाता है। जबकि यह जो होता है आपका टाइप 2, यह किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा हो, लेकिन दूसरे सदन में भेजना एकदम अनिवार्य होता है। अब देखिए इस राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है। अब पता चल रहा है यह आपका लोकसभा से प्रारंभ हुआ, कोई विधेयक निकला, मान लो आपका वित्त विधेयक, यह लोकसभा से प्रारंभ हो गया और इसे राज्यसभा में तो एकदम भेजा जाएगा, तो राज्यसभा के पास यह अधिकार है कि इसे अस्वीकार कर सकती है, वापस भेज सकती है कि देखो लोकसभा इसमें तुम परिवर्तन करो नहीं तो हम इसको ठुकरा देंगे, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो राज्यसभा क्या कर सकती है, इसे अस्वीकार कर सकती है। इसको भी राज्यसभा अस्वीकार कर सकती है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा उसे मान ही ले, उसे अस्वीकार भी कर सकती है। जो आपका टाइप फर्स्ट है इसमें संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, और इसमें भी आपका संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है। यह था आपका वित्त विधेयक, यानी कि सिंपल समझिए ना, धन विधेयक में क्या कहा गया भैया, धन निकाल लीजिए, और वित्त विधेयक में क्या कीजिए, वित्त विधेयक में जितना खर्च हुआ है ना वो खर्च को दिखा दीजिए, हो गया दोनों विधेयक। तो देखिए धन विधेयक में सिर्फ धन की चर्चा होती है, लेकिन वित्त विधेयक में धन प्लस व्यय, यानी कि निकाला गया धन और उसके साथ साथ कहां कहां खर्च किए उसकी भी चर्चा की जाती है। हम आपसे पूछेंगे सबसे बड़ा विधेयक कौन सा, इसमें सबसे बड़ा विधेयक कौन हो जाएगा, आप सिंपल कहेंगे कौन सा विधेयक, वित्त विधेयक। कहा भैया इसमें धन के साथ साथ व्यय की भी चर्चा की गई है, जबकि धन विधेयक में सिर्फ धन की चर्चा की गई है। तो सबसे बड़ा विधेयक कौन सा हो जाएगा आपका, वित्त विधेयक। यानी कि क्वेश्चन पूछा था कि क्या वित्त विधेयक धन विधेयक होता है, एकदम सिंपल है। देखिए यह रहा आपका वित्त विधेयक, यानी कि सबसे बड़ा विधेयक वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक के अंदर ही ना आपका धन विधेयक आएगा। यानी कि सभी वित्त विधेयक
धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना आप? यानी कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होते हैं। यह था आपका विधेयक के प्रकार। यानी कि हम लोगों ने 4 टाइप के विधेयक को देख लिया। सरकारी और गैर सरकारी विधेयक को हम लोगों ने समझ लिया। सरकारी विधेयक किसे कहेंगे भैया? तो जो मंत्री लाएंगे वो सरकारी विधेयक, जो अन्य सदस्य लाएंगे वो गैर सरकारी विधेयक के नाम से जानते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अनुच्छेद 110 को देख लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बन रहे थे। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।